नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तो आवेश पर लंबवत बल कार्य करते हैं और वह बल जो है पेंच के नियम के अनुसार या दाएं हाथ के हथेली के अनुसार या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग उस बल को देखते हैं। ठीक है, दाएं हाथ का हथेली का नियम ये होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो, धारा इधर हो तो बल ऊपर की तरफ लगता है। तो धारा इधर, इसका मतलब आवेश इधर गति कर रहा हो उल्टा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है कि ये जब इस तरह बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमान उंगली को एक दूसरे के लंबवत करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है, ये बल को दर्शाता है, ये विद्युत धारा दर्शाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि जो इन्हीं नियमों के अनुसार, जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों कि हमने कहा कि जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो है जब वैद्युत आवेश जो है गतिमान होता है और वो प्रवेश करता है, इसमें गतिमान आवेश जब प्रवेश करता है, ठीक है, इधर से प्रवेश करता है इधर की तरफ, तो इसमें जो है ये ऐसे घूमता है इस तरह। तो ये एक जो है रेडियस होगा, कोई ना कोई रेडियस होगा, आर होगा। ठीक है, इस आवेश का कोई ना कोई मास होगा और ये भी वेग से इधर की तरफ गति कर रहा है लंबवत। देखिए ये इधर की तरफ है, ऊपर से अंदर की तरफ। ठीक है, और ये जो है इधर की तरफ चल रहा है, लंबवत है उसके। तो यह इसमें जो है इधर की तरफ घूमता है और यह जो है हम देखेंगे कि जो गति होता है, यह गति v वेग से चल रहा है, तो यह जो लंबवत बल कार्य कर रहा है वृत्तीय गति में, तो आप सभी पढ़े होंगे कि जब कोई भी वृत्तीय गति करता है ऐसे, तो इसके अंतर्गत एक बल लगता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल हमेशा अंदर की तरफ खींचता है और इसको संतुलन रखने के लिए, संतुलित करने के लिए बाहर की तरफ उतना ही बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि किसी भी पिंड का द्रव्यमान m हो और वेग वो जो है v हो, तो जो अभिकेंद्र बल होता है वो आप पढ़े हैं कि mv²/r, ये होता है अभिकेंद्र बल, या इसे ही कहें कि अपकेंद्र बल है। अब देखिए जब ये इधर की तरफ मुड़ रहा है तो अंदर की तरफ जो r त्रिज्या का वृत्त बना रहा है, तो अंदर की तरफ जो बल लगेगा वो लगेगा अभिकेंद्र बल, और यह अभिकेंद्र बल इसी के बराबर होगा। जो भी आवेश होगा उसका कोई ना कोई एक मास होगा और उस मास के चलते अभिकेंद्र बल हो जाएगा mv²/r, और जो इस पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा है वह बल हो जाएगा, तो वो बल अपकेंद्र बल बाहर की तरफ लग रहा है, तो वह बल हो जाएगा QVB। ये हो जाएगा। थीटा जो है 90 डिग्री है तो 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 अंश रख दें तो ये हो जाएगा QVB। ठीक है, तो यह बल F जो है इसके क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि mv² r बराबर होगा QVB। क्या होगा?
क्यू भी बी। अब देखिए एम भी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू भी बी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वी आर बराबर अगर हमें निकालना हो आर, तो यहाँ से क्यू भी बी, तो ये भी जो है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर होगा एम वी अपान क्यू बी। ये हो गया आर का मान। किसका मान निकला, आर। तो यह जो आर है ये है एम भी अपान क्यू बी। याद रखिएगा, अगर सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है तो एम ई होता है और वेलोसिटी v है और q जो है e हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या हम r निकाल सकते हैं। ठीक है, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब, उस दशा में। तो इसे लिख लिया जाए, तो लिखिए, जब q कूलाम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत गति v चाल से करता हो, जिसका द्रव्यमान m हो, स्मॉल m हो, तो इस q कूलाम के आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर क्यू भी बी साइन 90°, या इसी को लिखिए क्यू भी बी, समीकरण 1। यदि, लाइन छोड़कर नीचे, यदि यह आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ पर गति करता हो, तो अभिकेंद्र बल F, और यहाँ m लिख दीजिएगा, बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर, समीकरण 2। एम भी स्क्वायर बाई आर, समीकरण 2। नीचे लिखिए, चूंकि यह अभिकेंद्र बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले चुंबकीय बल F के बराबर होगा। अतः F बराबर Fm, तो यहाँ पर Q भी B बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर,
तो v से ये स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर mv अपान qb। हो गया, बॉक्स बना के घेर दीजिए। अब देखिए जो ये m इंटू भी है, तो ये तो संवेग p होता है ना, m इंटू भी। अब अगर m इंटू भी अधिक हो तो संवेग अगर अधिक होगा, ठीक है, तो ये r क्या होगा, अधिक होगा, और संवेग अगर कम होगा तो r क्या होगा, कम। इसका मतलब r प्रोपोर्शनल p, संवेग के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। r यानी p संवेग अधिक होगा तो त्रिज्या अधिक, संवेग कम तो त्रिज्या कम। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा कि v बराबर होता है r ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ये म्यू। म्यू जो है ये म्यू कहलाता है, ठीक है, ये आवृत्ति होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, ठीक है। तो ये v बराबर r ओमेगा। अब अगर यहाँ से r ओमेगा अगर हम इसमें रख दें v के जगह पर, तो देखिए r बराबर हो जाएगा m, और v के जगह पर r ओमेगा कर दिया जाए अपान qv। अब देखिए तो r से r कट जाएगा, तो m ओमेगा या m इंटू ओमेगा बराबर हो जाएगा q इंटू बी। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा q इंटू बी अपान m। क्लियर है? अब देखिए q इंटू बी अपान m, यहाँ पर ओमेगा बराबर है, यहाँ से ओमेगा बराबर है 2 पाई n फ्रीक्वेंसी, या इसको न्यू कर देते हैं, बराबर, ठीक है, q इंटू बी अपान m। अब देखिए यहाँ से ये म्यू बराबर हो जाएगा q इंटू बी अपान 2 पाई m। क्लियर? ये 2 पाई नीचे आ गया। अब यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति हो गया, और हमें पता है कि अगर ये एक चक्कर करता हो, ये एक चक्कर करता हो, ठीक है, तो एक चक्कर करने में समय t लगता हो, तो t बराबर होता है 1 अपान म्यू, यानी 1 अपान आवृत्ति होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपान, जब यानी t करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्यों? तो ये हो जाएगा 2 पाई m अपान q इंटू बी। तो लिख लीजिए इसे, यदि, उसमें आगे लिखे, यदि ओमेगा कोणीय वेग हो, ओमेगा कोणीय वेग हो तथा ये बनाइएगा म्यू आवृत्ति हो, तो लाइन छोड़ दीजिए, v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, यह मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, इसमें रखना है r बराबर mv बाई q, v की जगह पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो ये रखिए r बराबर m इंटू r इंटू ओमेगा अपान qb। हो गया? अब देखिए r हट जाएगा, तो m ओमेगा बराबर q इंटू बी, m इंटू ओमेगा बराबर q इंटू बी। अब ओमेगा बराबर q इंटू बी अपान m, ओमेगा बराबर q इंटू बी अपान m, ओमेगा बराबर q इंटू बी अपान m। अब यहाँ पे लिखिए ओमेगा बराबर, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, 2 पाई म्यू। अब देखिए तो 2 पाई इंटू म्यू बराबर क्यू बी अपान एम, क्यू बी अपान एम। तो
तो न्यू बराबर क्यू इंटू बी अपान 2πm। ये आवृत्ति है, बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। अब यदि एक परिक्रमा करने में, यानी एक परिक्रमा का मतलब एक पूर्ण चक्कर करने में t समय लगता हो, जो आवर्त काल कहलाता है, t समय लगता हो, तो t बराबर 1/μ, 1 आवृत्ति से अभी लिखिए 2t बराबर 2πm, इसी को पलट देना है, इसको 2πm ऊपर चला जाएगा, क्यू भी नीचे आ जाएगा, क्यू इंटू बी। हो गया। उम्मीद है कि इतना आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। क्यों बोलिए? अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो तो उसके लिए तो ये 2πm अपान क्यू इंटू बी, तो आवर्तकाल निकल जाएगा। क्लियर? अब जरा यहीं पे समझिए, जब यह जो है सर्किल में गति करता है इस तरह, ठीक है, एक वृत्त में गति करता है, और अगर ये 90 डिग्री पर जब जाएगा तब उस कंडीशन में, लेकिन अगर 90 डिग्री न होता, कोई कोण होता, तो जब कोई कोण होगा तो उस कंडीशन में एनी में दूसरे कोण से 90 डिग्री नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता कि यह जो है इस प्रकार गति करता है। इसमें जो है जब ये ऐसे किसी कोण पर गति करेगा तो जाहिर सी बात है कि यह जो बल लगेगा वो बल संभवतः इस तरह हो, अगर लगने लगे तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ठीक है, यानी जब ये अगर इधर की तरफ, ये 90 डिग्री नहीं, जैसे ये है, ये 90 डिग्री नहीं, इस तरह ना आकर बल्कि थोड़ा झुका हुआ हो, इधर से इधर झुका हो, चाहे इधर झुका हो, ऐसे अगर झुका है, सपोज दैट अगर इस तरह झुका है, तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री पर नहीं है, बल्कि वो 90 डिग्री का मतलब कि ऐसे। ठीक है, और अगर ये इस तरह, अगर ये ऐसे आएगा तो जब ये गति इसमें जब प्रवेश करेगा, इधर चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जब प्रवेश करेगा तो ये ऐसे गति करेगा, लेकिन अब इस पर जो बल लगेगा तो वो बल जो है, देखिए अब इसमें जो बल लगेगा तो बल तो इधर की तरफ लग रहा है, बल इधर की तरफ लग रहा है, तो ध्यान समझिएगा कि ये बल जो है इधर की तरफ खिसकाने का प्रयास कर रहा है और इधर की तरफ, चूंकि इसके दो घटक देखिए, एक आगे ले जा रहा है और एक नीचे, यानी नीचे की तरफ मोड़ रहा है, तो इसको मोड़ेगा एक, तो एक मोड़ेगा जिसके कारण वृत्त होगा, यानी ये वृत्त होगा, और एक आगे खिसकाएगा यानी इधर आगे भी ले जाएगा और सीधे सीधे इधर अंदर की तरफ। तो इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे घूमते 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 ये ऐसे आएगा। तो ये किस प्रकार का गति करेगा? तो ये गति करेगा कुछ इस तरह का, ऐसे गति करेगा, ऐसे। तो ये कुंडली की तरह गति करने लगेगा, कॉइल की तरह। कैसे गति करेगा? यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक इधर की तरफ बल लगेगा और एक इधर की तरफ आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। तो जब किसी भी कोण पर अगर ये थीटा कोण पर इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह किसकी भांति गति करता है? तो ये कुंडली की भांति गति करता है, एक स्प्रिंग की तरह गति करता है कि वो ऐसे घूमते घूमते आगे भी जाता है और वृत्ताकार पथ में गति भी करता है। तो इसको नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर 90 डिग्री के अतिरिक्त किसी कोण पर कोई आवेश गति करे तो वह आवेश पर, उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसके दो घटक हो जाते हैं। एक बल उसे वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए विवश करता है तथा दूसरा बल उसे
वृत्ताकार पथ में गति करते हुए आगे बढ़ाने का काम करता है, जिससे आवेश चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के आकार में गति करता है, कुंडली के आकार में गति करता है, कुंडली के आकार में गति करता है, कुंडली के आकार में गति करता है। गति करता है। हो गया? बोलिए, इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए जाए क्या? लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए। बोले, ये याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। लिखिए। क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल में। एट गुणे 10⁻⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, के चुंबकीय क्षेत्र में, के चुंबकीय क्षेत्र में 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की गति करता हो, गति करता हो, गति करता हो, गति करता हो, एक इलेक्ट्रॉन तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है देखेंगे कि अच्छा, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन कह दिया, तो इलेक्ट्रॉन कह दिया तो E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ME का मान 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो B दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र 8 × 10⁻⁻5, ये B है। और V दिया गया है 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए R बराबर हमें पता है कि जो त्रिज्या होता है R, वो तो M × V/QB होता है। तो M का मान हमें पता है कितना, 9.1 × 10⁻⁻31, और V का मान पता है 3 × 10⁷। अच्छा, Q का मान पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19, और B का मान दिया गया है कि 8 × 10⁻⁵।
अब ये हम देखेंगे, सॉल्व कर लिया जाए। देखिए -5 और 19, ये 25 24 हो जाएगा क्या? तो ये 24 और 7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 24 7 31 और ये 31, तो कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये 9.1 गुणे 3, तो 9.1 गुणे 3 अपान ये 1.6 गुणे 8, 1.6 गुणे 8 गुणा करते हैं 3 और 3 9 27, 3 9 27, तो ये हो जाएगा 27.3 और नीचे गुणा करते हैं ये, तो 8 6 48 और 8 1 8 और 4 12, 128, तो यहाँ पर 12.8। अब इससे भाग देते हैं तो ये देखिए ये 273 बटा 128 इतना मीटर हो गया। इसी को अगर भाग देकर निकाल लें तो ये एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार ये जाएगा, तो 2 बार अगर हम ले जाएं तो ये 2 बार, तो ये 2 8 16, 2 दूना के 4 1 5, 2 1 2, 256, यहाँ 273 है, घटा देते हैं 273 में से 256, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 हो जाएगा क्या? 17, यहाँ पर लिखते हैं 17 बटा 128 इतना मीटर। ठीक है, तो R निकल गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। हो गया, बोलिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, बोले। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन 4 गुणे 10 to the power 8, 4 गुणे 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आठ गुणे 10 to the power -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हो तो वृत्ताकार पथ को एक पूर्ण चक्कर करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है कि समय बताना है कि जब वृत्ताकार, जैसे मान लेते हैं कि यह जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें जब ये आवेश जो है गति करता है
तो यह एक चक्कर करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक चक्कर करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए तो हमें पता है कि t पूछ रहा है और t बराबर 1/μ होता है और ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है। और अभी अभी हमने t के लिए फार्मूला निकाला था कि t जो होता है वह 1/μ, और उसके लिए हमने ज्ञात किया था कि 2πr, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि q बराबर क्या लिखा गया था कि r बराबर m इंटू वी अपान q इंटू बी, यही लिखा था। और v के जगह पर हमने लिखा था क्या, m, यहाँ पर लिखा था v के जगह पर 2πr ओमेगा, यही लिखा गया था। यहाँ पर r था, यहाँ q इंटू बी था, तभी तो r। अब यहाँ से r क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ओमेगा बराबर हमने कहा है कि q इंटू बी अपान 2πm, यही ओमेगा था। अब ये ओमेगा है और ओमेगा के लिए हमने लिखा था क्या कि 2 ओमेगा, यहाँ ओमेगा है, ठीक है। और यहाँ v बराबर r ओमेगा, देखिए यहाँ पे गलत, 2π नहीं, r ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि r कट जाता है, तो m ओमेगा, तो m ओमेगा बराबर q इंटू बी अपान m। अब ओमेगा बराबर होता है 2πμ, तो 2πμ बराबर q इंटू बी अपान m। तो म्यू बराबर क्या होता है q इंटू बी अपान 2π और m, ये म्यू है। तो अगर t लिखना है तो 1/μ यानी 2πm अपान q इंटू बी, यही हमने ज्ञात किया था। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमको फार्मूला याद नहीं है, तो याद नहीं है तो तरीका अगर पता होगा तो हम तुरंत फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, और तरीका अगर नहीं पता है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, भूल जाएंगे। अब जैसे देखिए t बराबर 1/μ, और म्यू का फार्मूला हमें पता है, तो t का डायरेक्ट ही हम लिख सकते थे यहाँ पर 2πm अपान q इंटू बी। अब देखिए 2π का मान 3.14, m का मान 9.1 इंटू 10⁻³ और q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और b चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 8 गुणे 10⁻⁻4। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो t है, ये क्या है t, तो t तो निकल गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, अब ये सॉल्व हो जाएगा तो निकल जाएगा ना, बोलिए, तो सॉल्व कर लीजिए, t निकल गया, यही पूछा गया था। अगर नहीं पता है तो हमें इतना पता है कि जो v होता है, v, तो v जो होता है वो होता है r ओमेगा। तो r और ओमेगा के जगह पर 2π हम म्यू कर दें तो यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा v अपान 2πr। तो अब r पता होना चाहिए ना, और अगर t लिखना है तो इसी को 2πr अपान v लिख दें। तो हमें v तो दिया है लेकिन r नहीं दिया है, तो अब r अभी अभी जो ज्ञात किया गया था यहाँ से, तो यहाँ से r निकाल लेते तो इसमें रखना पड़ता, या तो डायरेक्ट हम इसमें रख दें या तो यहाँ निकालें। r का पहले मान निकाल लें, जब r निकल जाए तो t बराबर 2πr अपान v कर लें, ये भी एक रास्ता हो सकता है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला t बराबर 2πm अपान qb। हो गया।
चलिए दूसरा लिखिए। यदि 3.2 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम का आवेश 4.6 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता हो, जिसका द्रव्यमान 2.3 गुणे 10⁻⁻25 किलोग्राम हो, तो चुंबकीय क्षेत्र में इस आवेश की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो या इस आवेश की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये से भी पूछा जाता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिए। अब आवेश की ऊर्जा, तो आवेश चूंकि जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है, ये गति कर रहा है, तो ये v वेग से, और इसका मास क्या है m, तो जो मास पता है, ठीक है, कि इसकी मास है, वेलोसिटी है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी गति जो है क्या होता है, हाफ mv²। अब हाफ mv² में m चाहिए, v चाहिए हमें केवल, तो 1/2 m द्रव्यमान इसमें देखेंगे दिया है कि नहीं दिया होगा तो कंडीशन से निकालेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है द्रव्यमान 2.3 × 10⁻⁻25, और v का मान क्या दिया है, तो v का मान दिया है, ये वेग दिया है 4.6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसका वर्क कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 2.3 गुणे 10⁻⁻25 गुणे 4.6 गुणे 4.6 गुणे 10⁻12। तो अब इसी को सॉल्व कर दें तो जितना आएगा वो उतना जूल होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, 2.3 हो जाएगा, तो ये 2.3 गुणे 4.6, ठीक है, और गुणे 10⁻⁻25 और ये 12, तो -13। अब इसका गुणा कर लीजिए, इतना जूल ऊर्जा होगा। सॉल्व कर लीजिए, यही K है और यही E है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़े आपको, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते समय आपको करना क्या होता है कि केवल 1.6 से भाग देना होता है। सिर्फ किस से भाग देंगे, तो 1.6 से। तो 1.6 से जब भाग दे देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, इसी से भाग देना होगा। तो जब इससे भाग दे देंगे तो ये जो है जूल से बदल कर किस में हो जाएगा, वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो वोल्ट में बदलना होगा तो 1000 से और भाग दे देंगे तो किलो वोल्ट में हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर बदलना होगा तब, नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे। हो गया? चलिए हो गया। अब चलिए, अब देखिए, अब धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जबकि उस चालक में धारा का प्रवाह होता हो। सपोज दैट, जैसे ये है एक कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लंबाई है L, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है, और यह किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे तभी धारा प्रवाहित होगा। सपोज दैट अगर इसमें धारा प्रवाह हो रहा है तो हमको तो पता है कि जो फोर्स लगता है, फोर्स, वह तो लॉरेंज बल के अनुसार पता है कि Q V B साइन थीटा, यही होता है। अब यदि यह लंबवत है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो हम ये से कहेंगे कि Q V B साइन 90 अंश। इसका मतलब Q V B साइन 90 अंश का मान 1, तो F बराबर Q V B, ये तो एक मतलब आवेश पर लगने वाला बल है। अब चूंकि इसमें आवेश गति कर रहे हैं कंडक्टर में जो L लंबाई में है, इसका मतलब यदि सपोज दैट ऐसा होता है, यदि, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे मान लेते हैं कि Q की जगह पर जो इलेक्ट्रॉन है, भाई ये तो कंडक्टर है ना, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होगा वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसमें गति कर रहा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, V के स्थान पर क्या हो जाएगा? VD हो जाएगा, तो V बराबर VD लिखेंगे। अच्छा, और Q के स्थान पर लिखा जाएगा, जो ये Q है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि NEA, ठीक है, NEA, और यहाँ पर Q, अब चूंकि N जो है, N जहाँ पर N क्या है, तो प्रति एकांक आयतन में, जो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और इसका टोटल आयतन हो जाएगा क्या कि A इंटू L, इसका आयतन क्या हो जाएगा? A इंटू L। तो चलिए, हमें पता है कि V बराबर VD, और ठीक है, कुल आवेश, या लिखें कि N इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में गति करते हैं, प्रति एकांक आयतन में गति कर रहे हैं N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, E, और E को हम लोग लिखते हैं क्या? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और L लंबाई है, तो इस कंडक्टर का जो आयतन होगा
तो कंडक्टर L लंबाई के कंडक्टर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए L लंबाई के चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका n इंटू a इंटू l। ठीक है, अतः कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा NaL और इंटू E। ठीक है, ये आवेश हो गया, इसलिए F बराबर Q के स्थान पर यह मान रख देते हैं NaLe और V की जगह पर Vd और यहाँ पर B। ठीक है, चूंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि धारा जो होता है I, वह आपको पता है कि Ne इंटू Vd होता है। ठीक है, NeVd इंटू A, ये होता है धारा, वैद्युत धारा। तो NeAVd, तो इसके स्थान पर हम I लिख दें। देखिए NeAVd, इसको हम ऐसे लिख देते हैं NeAVd और Vd और यहाँ पर L और यहाँ पर B, ये तो I हो गया ना। तो अब इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ILB, ये हो गया F। अगर साइन थीटा होता तो हम यहाँ भी साइन थीटा रख देते हैं। अब देखिए कि F बराबर क्या हो गया, ILB आ गया। यही होता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी L लंबाई के कंडक्टर पर यदि I धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस पर लगने वाला बल ILB, या हम इसी को लिखते हैं F बराबर IBL। ठीक है, और यदि यह जो है यहाँ पर थीटा बराबर 90 अंश रख दिया था, यदि यह 90 डिग्री ना हो बल्कि थीटा कोण पर हो, तो यही F बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। तो यह जो है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस चालक में धारा प्रवाह जैसे ही होता है तो उस पर एक बल लगता है और वह बल F बराबर होता है IBL साइन थीटा। क्लियर है? तो इसको लिख लिया जाए। लिखिए इसे, विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल के लिए, चुंबकीय बल के लिए लाइन छोड़ दीजिए, ये चित्र बनाइए। चित्र बना लिए। तब लिखिए, इसमें बोले बोला जाए। देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A
तथा चालक की लंबाई L हो, चालक की लंबाई L हो, वह इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब वही इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो लिखिए F बराबर, लाइन छोड़ दीजिए, F बराबर Q इंटू V इंटू B साइन थीटा से, Q इंटू V इंटू B साइन थीटा से, साइन थीटा से हो गया। लाइन छोड़ दिए, नीचे लिखिए Q बराबर N इंटू A इंटू L इंटू E, ये लिखिए N इंटू A इंटू L इंटू E, सामने ब्रैकेट में लिखिए A इंटू L कंडक्टर का कुल आयतन है, कुल आयतन है। A इंटू L कंडक्टर का यानी चालक का कुल आयतन है। अब जरा समझ लीजिए, A इंटू L चालक का आयतन हो गया और N जो है एकांक आयतन में संख्या है, तो A इंटू L आयतन में कितना होगा, तो N का गुणा हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हो गए, तो E से गुणा कर दिया गया, तो Q बराबर इतना लिख दिया गया। क्लियर। अब यह मान, अच्छा तथा लिखिएगा, तथा उसी में तथा VD, V बराबर VD अनुगमन वेग, V बराबर VD। अब नीचे लिखिए, अब F बराबर Q के स्थान पर ये लिखना है NaLe और V के स्थान पर VD और चुंबकीय क्षेत्र B इंटू साइन थीटा आप लिखिएगा, आप साइन थीटा लिखिएगा, इसमें हमने नहीं लिखा है क्योंकि 90 डिग्री, लेकिन आप में अभी 90 डिग्री हमने नहीं दिखाया है। लिखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पर लिखिए NeAVD, बोल रहे हैं F बराबर NeAVD इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आप साइन थीटा लिखते जाइएगा, यहाँ भी साइन थीटा हो गया। अब देखिए ये नीचे लिख दीजिए कि यहाँ पर I, ये पूरा I है, ILB साइन थीटा। सामने लिखिए, चूंकि I बराबर, ये लिख लीजिए, I बराबर ये होता है NeAVD, ये I का फार्मूला होता है, बता चुके हैं ये पिछले अध्याय में। अतः अब ये लिख लीजिए, अब F बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, यानी कोई भी कंडक्टर होगा तो उस पर लगने वाला ये बल F जो है IBL साइन थीटा होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है किसी भी कंडक्टर को और उसमें धारा I प्रवाहित होता है,
तो उसके कारण उस कंडक्टर पर एक प्रकार का बल लगता है जो IBL sin थीटा होता है। क्लियर है? अभी आगे चल के हम बताएंगे कि समांतर अगर दो तार खींच दिए जाएं तो एक तार में धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे अगर ये धारा है, दो कंडक्टर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें धारा I है तो I के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा, उत्पन्न होगा। और इसमें धारा अगर बह रहा है, कोई भी धारा है, तो इसमें जो है यदि I1 है, इसमें I2 है, तो इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित होता है तो बल लगेगा, और वह बल किधर की तरफ लगेगा, इसको दूर हटाएगा कि इसको पास खींचेगा, कितना बल लगेगा, तमाम चीज़ों के विषय में अभी हम आगे गणना करेंगे। ठीक है? और धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कितना होगा तो अभी आगे बायो-सेवर्ट लॉ बताएंगे, बायो-सेवर्ट लॉ उसमें भी बताएंगे कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र किसी भी धारा के कारण आसपास में निकालते हैं। ये हो गया IBL sin थीटा। क्यों? चलिए अब इसमें लिखिए जैसे जैसे यदि 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 6 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र में 2 मीटर लंबाई के चालक में 3 एम्पीयर की धारा क्षेत्र के लंबवत प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। उस चालक पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो हमें पता है I बराबर 3 एम्पियर, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र 6 × 10⁻³ और L बराबर 2 मीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है? तो पता है कि F बराबर IBL sin थीटा से I का मान 3 एम्पियर, B का मान है 6 × 10⁻³ L का मान है 2 और यहाँ पे हो जाएगा sin 90 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 तिली 18 दूना के 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 × 10⁻³ न्यूटन। इतना बल का अनुभव होगा। सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर बल की गणना कैसे करेंगे और फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा किया। आगे बहुत इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं कि आगे जो है दो समांतर तारों में जो आप देखते हैं पोलों पर जो है तार खींचे गए होते हैं, वो सभी तारे 3-3 4-4 तारे दिखती हैं आपको, सब समांतर होती हैं। तो समांतर तारों के बीच में कैसे हम बल की गणना करेंगे, वो बल आपस में एक दूसरे को तार को खींचते हैं कि एक दूसरे को दूर हटाते हैं, यानी आकर्षण बल लगाते हैं या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है? तमाम इन घटनाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे अगले दिन, कल हम चर्चा करेंगे। तो कल मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।